ये संविधान सभा अपना पक्का अहद जाहिर करती है कि हम भारत को एक आजाद खुद मुख्तार जमहूरियत घोषित करते हैं। आजाद खुद मुख्तार जमहूरियत हिंदुस्तान को अपनी सारी सत्ता जनता से ही हासिल होगी और इसकी गारंटी देते हैं कि भारत के पूरे आवाम को सियासी, सामाजिक और आर्थिक इंसाफ, दर्जे, तरक्की और कानून के आगे बराबरी, विचार, इजहार ख्याल, बयान, राय, धर्म, पूजा, नौकरी, संगत और काम की आजादी, माइनॉरिटीज, पिछड़ों, आदिवासियों और दूसरी दबी पिछड़ी जातियों को माकूल सुरक्षा, गणराज्य की सीमाओं और जमीन की अखंडता की हिफाजत, ताकि ये कदीम देश दुनिया के तमाम मुल्कों में अपना सही सम्मानित स्थान पा सके और तन मन धन से विश्व शांति और मानवता के कल्याण में हाथ बटा सके। राधे राधे बच्चों, कैवल्या कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। अभी आपने एक वीडियो क्लिप देखी, वो वीडियो क्लिप थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ये दिन था 13 दिसंबर 1946 का, जिस दिन नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक ऐसा रेजोल्यूशन था जिसमें नेहरू जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे सभी मेंबर्स को ये बता रहे होते हैं कि संविधान बनाने के पीछे उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किस टाइप का संविधान चाहते हैं, या हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस टाइप का संविधान चाहती है, हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है। नेहरू जी कहते हैं कि हम भारत को एक आज़ाद खुद मुख्तार जमहूरियत घोषित करते हैं, अर्थात जो हमारा इंडिया है, जो हमारी कंट्री है, वो इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार मतलब सोवरेन, जमहूरियत मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री है। नेहरू जी कहते हैं कि हिंदुस्तान को अपनी सारी सत्ता भारत की आवाम से हासिल होगी, अर्थात सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन होगा, तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी या सोर्स ऑफ पावर है लोग, पीपल। नेहरू जी कहते हैं कि हमारा संविधान 3 तरह के न्याय की गारंटी देता है, पहला सियासी, दूसरा सामाजिक और तीसरा आर्थिक। अर्थात हम यहाँ पर 3 टाइप की जस्टिस की बात करते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। नेहरू जी अपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इक्वालिटी की भी बात करते हैं और लिबर्टी की भी बात करते हैं, और आपको पता है कि यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे जाकर प्रियम्बल का रूप लेता है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सेकंड मीटिंग में लाया गया था, ये लास्ट में जाकर हमारे संविधान का पहला पेज बनता है, अर्थात ये पहला पन्ना, जैसे बुक का प्रीफेस होता है ना, वैसे ही हमारे संविधान का प्रियम्बल है। प्रियम्बल को आईडी कार्ड भी बोला जाता है कि ये संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है, बिल्कुल उस तरह से जैसे हमारा आधार कार्ड होता है। अगर कोई हमारा आधार कार्ड देख लेता है तो वो बता सकता है कि हमारा नाम क्या है, हमारे पिता का नाम क्या है और हम रहने वाले कहाँ के हैं। एग्जैक्टली वैसे ही अगर कोई हमारे संविधान का प्रियम्बल देखता है तो वो ये बता सकता है कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। कहने का मतलब है कि हमारे संविधान में डेमोक्रेटिक कंट्री की बात की गई है, हमारे संविधान में बात की गई है एक सोवरेन कंट्री की, हमारे संविधान में जस्टिस की बात की जा रही है, इक्वालिटी की बात की गई है और लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी की भी बात की गई है। तो आइए अब हम समझ लेते हैं अपने प्रियम्बल को। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं लक्ष्मीकांत का 5th चैप्टर, जो है प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अच्छा, पढ़ने से पहले ना हम एक चीज़ देख लेते हैं कि प्रियम्बल जो चैप्टर है ना, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से इम्पोर्टेंट है। मतलब ये कि प्री में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और मेंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रियम्बल से, तभी तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी हम फॉलो कर पाएंगे ना। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले कि इस पर्टिकुलर चैप्टर पे हमें किस किस चीज़ पे फोकस करना है, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है, मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पीएचडी भी नहीं कर लेनी है, बहुत कम भी नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि प्री और मेंस दोनों को हम कवर कर सकें, प्री एंड मेंस बोथ ओरिएंटेड पढ़ना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रीलिम्स के और मेंस के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो ऑलरेडी यूपीएससी में पूछे गए हैं। अब अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में 2013 से 2023 तक के क्वेश्चन, 10 साल के क्वेश्चन इनफ है,
क्योंकि यहाँ से एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ था। तो अगर हम देखें तो इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है 2013 में वो है इकोनॉमिक जस्टिस जो ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहाँ प्रोवाइड किया गया है, प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी में, प्रियम्बल एंड डीपीएसपी में, या केवल प्रियम्बल में। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ गिवन है। इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा, ताकि जब हम इस चैप्टर को कवर कर रहे हों उस टाइम पे ये जहाँ भी जैसे ही ये पॉइंट आए आपके दिमाग पे तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये क्वेश्चन इस टाइम पे पूछा गया है। ठीक है, और बाकी इन क्वेश्चंस के आंसर हम लास्ट में देंगे, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं कवर हो पा रहा है हमारे पूरे चैप्टर से तो उसको हम लास्ट में डिस्कस भी करेंगे। अदरवाइज जनरली तो सारे क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस। अब आपको ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक जस्टिस बीच में अगर कहीं आता है तो वो प्रियम्बल में है या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, 2017 में पूछा गया है ये। इसमें पूछा गया है कि ये जो नीचे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं उसमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो प्रियम्बल में नहीं है। ठीक है, कौन कौन सा, लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। थॉट की लिबर्टी, एक्सप्रेशन की लिबर्टी, बिलीफ की लिबर्टी एंड इकोनॉमिक लिबर्टी। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी लिबर्टी है जो प्रियम्बल में नहीं दी हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2017 में पूछा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं इंडिया के उनका माइंड कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। मतलब ये कि संविधान में इनमें से कौन से चैप्टर को अगर हम स्टडी करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो चाहते क्या थे, है ना। क्या वो प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, या फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन जो 2017 में पूछा गया है वो ये है कि जो इक्वालिटी है सोसाइटी में वो कैसे मेंटेन रहेगी, उसके लिए कौन सी चीज़ एब्सेंट होनी चाहिए सोसाइटी से। अगर सोसाइटी में प्रिविलेजेस जो हैं वो एब्सेंट हैं तो क्या इक्वालिटी मेंटेन रहेगी। रिस्ट्रेंट्स अगर नहीं है तब इक्वालिटी मेंटेन रहेगी, या कंपटीशन नहीं है तब इक्वालिटी मेंटेन रहेगी, या आइडियोलॉजी नहीं है तब इक्वालिटी मेंटेन रहेगी। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको एक आंसर टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में ये पूछा गया है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप क्या है लॉ एंड लिबर्टी के बीच में। मतलब कानून और फ्रीडम, इन दोनों के बीच में सबसे अच्छा रिलेशन इन चारों में से क्या हो सकता है। पहला, अगर बहुत ज़्यादा नियम होंगे देश में तो कम लिबर्टी होगी, कम फ्रीडम होगी। क्या ऐसा है, बहुत सारे नियम हैं इंडिया में, क्या फ्रीडम कम हो जाती है। अगर कोई नियम होगा ही नहीं तो फ्रीडम होगी ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है लिबर्टी तभी होगी जब लॉज लोगों के द्वारा बनाए जाएं। फ्रीडम तभी पॉसिबल है जब नियम लोगों के द्वारा बनाए जाएं। दूसरा है अगर नियम बहुत जल्दी बदलेंगे ना तो लिबर्टी खतरे में आ जाएगी। तो ये चार ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है ये 42nd अमेंडमेंट के बारे में। प्रियम्बल में एक अमेंडमेंट हुआ है केवल, 42nd अमेंडमेंट। तो इसमें पूछा गया है कि इन वर्ड्स में से कौन से ऐसे वर्ड हैं जो इस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए हैं प्रियम्बल में। ठीक है, कौन कौन से वर्ड गिवन है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक। अब ये चार ऑप्शंस दिए हैं, क्या केवल एक होगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली एंड सेकंड एंड फोर्थ ओनली। तो इसमें से एक आपको करेक्ट करना है। ठीक है, टिक करना है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया है। इसमें इन्होंने पूछा है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या है लिबर्टी की। फिर से देखो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 2017 में एक बार आया था, फिर 2019 में है। अब लिबर्टी में इन्होंने बोला है कि कौन सी डेफिनेशन एप्रोप्रिएट है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, जो पॉलिटिकल रूलर्स हैं वो अपनी मनमर्जी ना करें या वो जो चाहें वो करें, उनके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन, उसको फ्रीडम कहते हैं। या रिस्ट्रेंट से की एब्सेंस, उसको फ्रीडम कहते हैं। या ऐसी अपॉर्चुनिटी की कोई व्यक्ति जो चाहे वो कर सके, उसको फ्रीडम कहते हैं। या ऐसी अपॉर्चुनिटी देना कि कोई व्यक्ति अपना बेस्ट डेवलप कर सके, उसको फ्रीडम कहते हैं। ठीक है, तो इन चारों में से आपको एक करेक्ट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है जो 2020 में पूछा गया। इन्होंने फिर से पूछा है प्रियम्बल के बारे में कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या वो पार्ट है संविधान का और कोई लीगल इफेक्ट नहीं है इसका।
नहीं है पार्ट और इसका लीगल इफेक्ट नहीं है। पार्ट है ये संविधान का लेकिन सेम लीगल इफेक्ट है एज एनी अदर पार्ट। पार्ट है संविधान का लेकिन कोई लीगल इफेक्ट नहीं है इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। 2020 में इन्होंने पूछा है कि कॉमन एग्रीमेंट क्या है गांधीज्म और मार्क्सिज्म के बीच में। ठीक है, कॉमन गोल क्या है इनका। ओके, अब ऑप्शंस में दिया हुआ है आपका फाइनल गोल ऑफ अ स्टेटलेस सोसाइटी, कि कोई गवर्नमेंट ही ना हो, कोई स्टेट ही ना हो, क्लास स्ट्रगल, प्राइवेट प्रॉपर्टी का अबोलिशन या इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, और क्यों मनाया जाता है, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को लोगों के बीच में प्रमोट किया जा सके। ये पहला स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट गिवन है कि 26 नवंबर 1949 को हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने एक ड्राफ्टिंग कमेटी का सेटअप किया था और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, किस लिए किया गया था ऐसा, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया जा सके। ओके, ये 2 स्टेटमेंट गिवन हैं। अब इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। पहला कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो पहले वाले को एक्सप्लेन कर रहा है, ये पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन में गिवन है कि दोनों ऑप्शन तो करेक्ट हैं लेकिन सेकंड जो स्टेटमेंट है वो पहले वाले को एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, पहले वाले को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है कि पहला तो करेक्ट है लेकिन दूसरा इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन है कि पहला इनकरेक्ट है और दूसरा करेक्ट है। ठीक है, तो इन चारों में से आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में कौन सा यहाँ पे सही बैठ रहा है। चलिए, ये हो गई प्रीलिम्स के क्वेश्चन की बात। अब हम मेंस के क्वेश्चन को देखते हैं। मेंस में 1988 से लेकर अभी तक 2023 तक टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रियम्बल से। ओके, 1988 में एक क्वेश्चन पूछा गया था 20 मार्क्स का। अब इसमें क्या पूछा गया था कि मेजर कमिटमेंट्स जो हैं संविधान के, जो प्रियम्बल में मेंशन्ड हैं वो क्या है। अब मेजर कमिटमेंट, क्या कमिट क्या करता है हमारा संविधान। प्रियम्बल में हमने किन चीज़ों की बात की, हमने बात की लिबर्टी की, है ना, कि लोगों को हम लिबर्टी देंगे, इक्वालिटी देंगे, ठीक है, फ्रीडम देंगे। फ्रीडम लिबर्टी वही चीज़ हो गई। फ्रेटर्निटी बोल सकते हैं, है ना, फ्रेटर्निटी हो गई। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ नेशन की बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं। ये सब क्या है, ये सब कमिटमेंट्स ही तो हैं कि हम इंडिया को ऐसे रखेंगे, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, इंडिया रिपब्लिक है, इंडिया सोवरेन है, इंडिया सोशलिस्ट है, लोगों को हम लिबर्टी देंगे, लोगों को इक्वालिटी देंगे, विमेन की डिग्निटी की बात की गई है ना। तो ये सारी क्या है, ये सारी कमिटमेंट्स हैं जो प्रियम्बल में की गई हैं। तो इनको डिटेल में लिखना है क्योंकि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और 150 वर्ड्स में लिखना था इसको। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे भी प्रियम्बल में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है 1988 में, वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। पूछा गया है व्हाई इज इंडिया कॉल्ड अ रिपब्लिक, इंडिया को एक रिपब्लिक क्यों बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए रिपब्लिक के बारे में, रिपब्लिक है क्या और इंडिया को रिपब्लिक क्यों बोला गया है। ठीक है, इसको भी हम कवर करेंगे जब प्रियम्बल पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें फंडामेंटल वैल्यूज एंड फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल वैल्यूज एंड फिलॉसफी पे बेस्ड है। इस बात को आप एलुसिडेट करिए, एक्सप्लेन करिए। 75 वर्ड्स में लिखना था इसको, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, इसको भी आपको थोड़ा सा डिटेल में देना होगा, फंडामेंटल वैल्यूज एंड फिलॉसफी। देखिए, है सब क्वेश्चन घुमा घुमा के बात कर रहे हैं लेकिन है सारा वही चीज़ है। ये जो यहाँ पे आपको जो प्रियम्बल में जो टर्म्स मिलेंगे ना, आपको उनको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा और हर एक टर्म की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने वो पता कर ली तो आप प्री का भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, मेंस का भी। ठीक है, मेंस में वही चीज़ें लिखनी है, प्री में उसी को टिक करना है। अब जैसे लिबर्टी की बात करें, हमने देखा प्री में लिबर्टी में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपने लिबर्टी को अच्छे से पढ़ लिया तो आप दोनों क्वेश्चन प्री के सॉल्व कर सकते हो और मेंस में भी वही सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो पढ़ाई जो है ना वो प्री और मेंस के लिए अलग से नहीं करनी होती है, एक साथ करनी होती है ना। और क्वेश्चंस को ध्यान में रख के करनी होती है कि कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या ये चैप्टर जो है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कहाँ से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में क्या पूछा गया है, सिग्निफिकेंस क्या है प्रियम्बल का।
कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? क्या ज़रूरत क्या थी संविधान में प्रियम्बल की? प्रियम्बल क्या काम करता है, क्यों हमने उसको पहला पेज रखा? ठीक है। और फिलॉसफी जो है इंडियन पॉलिटी की जो प्रियम्बल में गिवन है वो क्या है? ओके, ब्रिंग आउट द फिलोसफी ऑफ द इंडियन पॉलिटी एज इंश्राइंड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 250 वर्ड्स में लिखना है इसको, 2004 का क्वेश्चन है, 30 मार्क्स में पूछा गया था ये, तो बहुत ही डिटेल देनी पड़ेगी इसमें। ओके, नाउ नेक्स्ट पूछा है डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल। अब प्रियम्बल में एक वर्ड है रिपब्लिक, उसके पहले जो एडजेक्टिव्स दिए हैं उनको डिस्कस करिए आप यहाँ पर। आर दे डिफरेंटेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस? और जो अभी के सर्कमस्टांसेस हैं क्या उसमें वो डिफरेंटेबल हैं? क्या अभी भी वो एडजेक्टिव मायने रखते हैं? अब एडजेक्टिव क्या थे? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब इस रिपब्लिक के पहले जो है वो एडजेक्टिव हुए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, ये 4 चीजें दी हुई हैं। ठीक है, तो ये जो एडजेक्टिव हैं वो क्या है उनको डिस्कस करना है। अब हमें इन चारों टर्म्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करना है यहाँ पे, और इनको ये भी बताना है कि प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे ये किस तरह से डिफेंडेबल है। अभी की सिचुएशन से इनको कंपेयर करना है कि अभी सोवरेनिटी के क्या मायने हैं, अभी सोशलिज्म के क्या मायने, अभी सेकुलर कंट्री के क्या मायने हैं, अभी डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं है अभी की सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर करनी है। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं प्रियम्बल को। ओके, प्रियम्बल की जैसा हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में हमने बताया था कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था? एक संविधान बनाना। ओके, अब संविधान हमारा कैसा बनेगा ये क्लैरिटी नहीं थी लोगों को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ पे क्या करते हैं, नेहरू जी मेंबर्स के बीच से निकल कर आते हैं और एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश करते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब है एक ऐसा रिजोल्यूशन जो बता रहा था कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा। हम जो इतना बड़ा संविधान लिखने जा रहे हैं, जो हम इतनी बड़ी कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है, लोग गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, मिडिल क्लास का पर्सन भी रह रहा है, हर रिलीजन का पर्सन रह रहा है, उसके लिए जो हम संविधान लिखेंगे वो कैसा होना चाहिए, उसमें किस टाइप की वैल्यूज होनी चाहिए, उसकी फिलोसफी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेकर आते हैं और इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में वो बात करते हैं डेमोक्रेसी की। ठीक है, यहाँ वो बात करते हैं सोवरेनिटी की कि इंडिया सोवरेन होना चाहिए, इंडिया डेमोक्रेटिक होना चाहिए, इंडिया में इक्वालिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये सारी बातें करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे बैठे मेंबर्स को ये चीज़ें क्लियर हो रही थी धीरे धीरे कि जो हम संविधान बनाने जा रहे हैं, जो हम इतना बड़ा संविधान लिखने जा रहे हैं, उस संविधान को बनाने से पहले हमें किन बातों को ध्यान में रखना है। अगर हम कोई चैप्टर ऐड कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि उसमें जस्टिस ज़रूर हो, लिबर्टी ज़रूर हो, इक्वालिटी ज़रूर हो, फ्रेटर्निटी ज़रूर हो। कोई भी चैप्टर जो संविधान में ऐड किया जाए, कोई भी पार्ट जो संविधान में ऐड किया जाए, वो इन चीज़ों को ज़रूर फुलफिल कर रहा हो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, कोई भी पार्ट, कोई भी चैप्टर इंडिया की डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ ना करे, सोवरेनिटी के साथ खिलवाड़ ना करे। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे, ये लेकर आए थे 13 दिसंबर 1946 को। ओके, और इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को फाइनली पास कर दिया जाता है और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लास्ट में जाकर हमारा प्रियम्बल बनता है। प्रियम्बल हमारा इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड था, क्योंकि प्रियम्बल में हमने क्या किया, इन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट किया। प्रियम्बल में हमने यही दिखाया ना कि हमारी जो कंट्री है उसकी पॉलिटी कैसी रहेगी, वो सोवरेन रहेगी, वो सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। हमारा जो संविधान है उसको पावर कहाँ से मिल रही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों से मिल रही हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे हमने ये भी बात की ना प्रियम्बल में कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें लिबर्टी चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें फ्रेटर्निटी चाहिए। हमारा जो संविधान है लोगों को ये प्रोवाइड करेगा, है ना। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात की कंट्री की, एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात की हमने, ब्रदरहुड की बात की हमने। ठीक है, और हम तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल क्या कर रहा है, प्रियम्बल कहीं ना कहीं हमारा संविधान होगा कैसा उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन ही तो है हमारे संविधान का,
है ना। बिल्कुल उस तरह से जैसे इसको हम प्रीफेस भी बोल सकते हैं संविधान का। कैसे, जैसे बुक होती है ना, एक तो बुक में जो स्टार्टिंग में एक पेज होता है प्रीफेस, प्रीफेस में क्या लिखा होता है कि इस बुक में पहले चैप्टर में हमने ये कवर किया, दूसरे चैप्टर में हमने ये कवर किया, तीसरे चैप्टर में हमने ये कवर किया, ऐसे तो लिखते हैं प्रीफेस, ठीक है। तो जैसे एक प्रीफेस को पढ़कर हम ये समझ सकते हैं कि बुक में चीज़ें गिवन क्या हैं, बुक किस बारे में बात करी, वैसे ही जब हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि अंदर संविधान में किन बातों पे जोर दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस भी है, वो इंट्रोडक्शन भी है संविधान का, ओके। ये समराइज भी करता है हमारे संविधान को, एक समरी है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि हमारे संविधान का निचोड़ है, इसेंस है, ओके। अब प्रियम्बल को हमारे संविधान का आइडेंटिटी कार्ड भी कहा गया। ये बात किसने कही है? एन.ए. पालकी वाला ने। अब इन्होंने कहा है इसको एक आईडी कार्ड। आईडी कार्ड कैसे? जैसे हमारा आईडी कार्ड क्या होता है? आधार कार्ड होता है ना। अब हमारा आधार कार्ड देखकर कोई भी ये बता सकता है कि हमारा नाम क्या है, हम रहने वाले कहाँ के हैं, हमारे पिता का नाम क्या है। उसी तरह से प्रियम्बल को देखकर ये बताया जा सकता है कि संविधान में अंदर क्या क्या गिवन है ना। संविधान में इक्वालिटी की बात की जा रही है, जस्टिस की बात की जा रही है, फ्रेटर्निटी की बात की जा रही है, जस्टिस की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये एक आईडी कार्ड भी हुआ हमारे संविधान का। अच्छा, अब जो ये सारी चीजें चल रही थी, जो हमने प्रियम्बल बनाया था, क्या ये हमारा खुद का इन्वेंशन था? क्या इंडियंस का खुद का इन्वेंशन था? नहीं। अमेरिका का संविधान जो था वो पहला ऐसा संविधान था जिसमें प्रियम्बल लाया गया था। उसमें पहले पेज को एज अ प्रियम्बल रखा गया था, ठीक है। और वहीं से हमने ये आइडिया लिया और हमने भी क्या किया, एग्जैक्टली जैसे अमेरिका ने किया, हमने अपने संविधान के पहले पेज के रूप में रखा प्रियम्बल को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो हमारा प्रियम्बल भी बन गया था, ओके। फर्स्ट पेज जो था हमारा वो प्रियम्बल था, लेकिन तब का प्रियम्बल और अभी का प्रियम्बल दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एक संविधान में संशोधन हो चुका है, एक अमेंडमेंट हो चुका है, और वो अमेंडमेंट था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्योंकि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, तो जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं वैसे हम प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यही किया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1976 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, और इसमें क्या किया गया, कुछ वर्ड्स को ऐड किया गया प्रियम्बल में। कौन कौन से वर्ड? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो यूपीएससी प्री में पूछा गया था, आई थिंक 2020 में पूछा गया था, वो सॉल्व हो जाएगा। क्या पूछा गया था उसमें कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कौन कौन से वर्ड्स को ऐड किया गया है। तो कौन कौन से वर्ड्स को? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ओके, SSI। चलिए, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ये हम देख लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट को, प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ठीक है। अगर हम हिंदी टेक्स्ट की बात करें तो हम भारत के लोग, हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व या संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी मतलब सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष मतलब सेकुलर, लोकतंत्रात्मक मतलब डेमोक्रेटिक, गणराज्य मतलब रिपब्लिक बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी,
सुनिश्चित करने वाली बंधुता फ्रेटर्निटी बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो ये टेक्स्ट है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यहाँ पर ये दिखाता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है लोग, पीपल ऑफ द इंडिया। ठीक है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये बताता है आपका पॉलिटी ऑफ अ कंट्री। टाइप ऑफ पॉलिटी, ठीक है, कि इंडिया जो है उसकी टाइप ऑफ पॉलिटी क्या है, तो टाइप ऑफ पॉलिटी क्या, इंडिया सोवरेन है, इंडिया सोशलिस्ट है, इंडिया सेकुलर है, इंडिया डेमोक्रेटिक है एंड इंडिया एक रिपब्लिक है। ओके, नाउ ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को दर्शाता है कि हमारा जो संविधान है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो चाहता क्या है, तो वो लोगों को, हमारे इंडिया के लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करता है। किस टाइप की जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 टाइप की जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 5 टाइप की लिबर्टी, 3 टाइप की जस्टिस, 5 टाइप की लिबर्टी एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, 2 टाइप की इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, और ये अश्योर करता है कि इंडिविजुअल की डिग्निटी मेंटेन रहे एंड नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भी बनी रहे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव हो जाता है आपका संविधान का। नेक्स्ट यहाँ पर जो एक चीज है, यहाँ पे वो बात की गई है डेट ऑफ अडॉप्शन की। ठीक है, डेट ऑफ अडॉप्शन किसकी, संविधान को जिस दिन अडॉप्ट किया गया था, जिस दिन बनकर हमारा संविधान तैयार हो गया था, कौन सा डे था वो, 26 नवंबर 1949। ठीक है, इस दिन हमने अपना संविधान बना लिया था और अडॉप्ट कर लिया था और उसको इनैक्ट कर दिया था। ठीक है, अब ये लागू नहीं हुआ था उस दिन, लागू हुआ था आपका ये 26 जनवरी 1950 को। इस दिन संविधान हमारा पूरे देश में लागू हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, 26 जनवरी 1950 में पूरे देश में लागू कर दिया गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारे प्रियम्बल में 4 चीजें गिवन है। पहली तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी लोग होंगे, दूसरा टाइप ऑफ पॉलिटी इंडिया की, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेट ऑफ अडॉप्शन। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, जैसे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पूछा जाएगा कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये कितने टाइप की है, तो जस्टिस 3 टाइप की, लिबर्टी 5 टाइप की, इक्वालिटी 2 एंड फ्रेटर्निटी 1। ओके, चलिए, अब यहाँ पर जो की टर्म्स है ना, इसमें पढ़ना क्या है, हमने मेंस में देखा कि जनरली क्या पूछ रहे हैं, इन टर्म्स के का एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हैं कि जो दिया हुआ है फिलॉसफी जो गिवन है उसको एक्सप्लेन करिए, या वो पूछ लिया कि रिपब्लिक के आगे जो टर्म्स दिए हैं, एडजेक्टिव दिए हैं, उनको एक्सप्लेन करिए, है ना, या कमिटमेंट्स क्या हैं उनको एक्सप्लेन करिए। तो इन्हीं वर्ड्स को हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, वर्ड्स कौन कौन से हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सबको हमें पढ़ना है, प्लस जस्टिस को पढ़ना है, लिबर्टी पढ़ना है, इक्वालिटी पढ़ना है, फ्रेटर्निटी पढ़ना है। ठीक है, इन सारे वर्ड्स को हम, की टर्म्स को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ओके, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, चलिए, थैंक यू।